अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरानी पासदारान इनकलाब के उर्दून, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गई, वज़ारत ख़ारजा का बयान। नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसराइल में बच गया इंतखाबी बिगुल, 38 सालों बाद माह अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक होगी वोटिंग। मुल्क में शेयर बाजार खुलते ही तबाही का मंजर, अमेरिका ईरान जंग से बिखर गए कई बड़े स्टॉक। यूक्रेन में शदीद सियासी बहरान, सदर की जानिब से वजीर आजम को बरतरफ किए जाने के बाद पूरी हुकूमत ने दिया इस्तीफा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर तबाहकुन साबित, एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। और थाईलैंड के बैंकॉक के पब में आतिशबाजी सानिहा, 29 हलाकतों पर वजीर आजम का इजहार अफसोस, 60 अफराद की हालत हुनूद संगीन। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ और अड्डों पर हमले किए हैं। आज सरकारी मीडिया ने इसकी रिपोर्ट की तस्दीक भी की है। पासदारान इनकलाब ने जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस, बहरीन में अमरीकी फौज के ड्रोन कमांड सेंटर और कुवैत में अली अल सालम समेत दीगर फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन की वजारत दाखिला ने बताया है कि मुल्क पर होने वाले हमलों के बाद बहरीन में दूसरी मरतबा मिसाइल अलर्ट के सायरन बजाए गए, जबकि इससे कबल आज फिजाई हमले के सायरन गूंज उठे। वजारत ने शहरियों को पनाह गाहों में मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गई। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। ईरान को दिफा पर मौरिद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। इस्माइल बखाई ने कहा, ईरान आबना हरमुज़ से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ेकार तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओमान पर अमेरिका के दबाव ने इन कोशिशों में रुकावट डाली है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहिमती याददाश्त बहरान से गुजर रही है और अमेरिका मफाहिमती याददाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और दूसरी जानिब इल्ज़ाम सिर्फ ईरान पर लगा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उधर अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने ईरान में दर्जनों अहदाफ पर हमले मुकम्मल कर लिए हैं। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इस कार्रवाई में ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली राडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया है कि इन हमलों में अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, एक तरफा हमलावर फिजाई ड्रोन्स और पहली मरतबा हमलावर समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, ये कार्रवाइयाँ खित्ते में बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई हैं। और आखिरकार इसराइल में आम इंतखाबात की तारीख तय हो गई है। मुल्क में अब 27 अक्टूबर 2026 को वोटिंग होगी। यहाँ खास बात यह है कि 38 सालों के बाद इंतखाब अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 53 सालों में पहली बार कोई हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की है। सभी की नजरें नेतन्याहू पर है कि वो इख्तिदार में वापसी करेंगे या नहीं, या फिर अवाम किसी दूसरे को इख्तिदार सौंप देगी। इसराइल में इंतखाबात की बाज़ाब्ता तारीख 27 अक्टूबर 2026 तय कर दी गई है। इत्तेहादी हुकूमत के मुताले के बाद इंतखाब तयशुदा वक्त पर कराने का फैसला किया गया और अब इंतखाब में तकरीबन 107 दिन बच गए हैं, जबकि पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 7 सितंबर है। इसराइल की सियासत काफ़ी अरसे से गैर मुस्तहकम चल रही है। अक्सर इत्तेहाद टूटने, खो जाने या फिर सियासी बहरान की वजह से वक्त से पहले इंतखाबात करवाने पड़ रहे हैं और इस बार हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। और आज हफ्ते के आगाज के साथ ही शेयर बाजार खुल गए और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस बड़ी गिरावट के इशारे पहले से एशियाई बाजारों से मिल रहे थे, जो मशरिकी वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर चुकी जंग के सबब बिखरे नजर आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स आज खुलने के साथ ही 700 पॉइंट से ज्यादा का गोता लगा गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी खुलने के अगले हिल में 200 पॉइंट फिसल गया। यूक्रेनी सदर
जेलेंस्की की जानिब से वज़ीर आज़म को बरतरफ किए जाने के बाद पूरी हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया है। रूस और यूक्रेन में 4.5 सालों से जारी तनाज़े के दौरान कीव में बड़ा सियासी बहरान नजर आया है और सदर जेलेंस्की की जानिब से वज़ीर आज़म को बरतरफ किए जाने के बाद पूरी हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की जानिब से वज़ीर आज़म यूलिया सेवेरनिकी की बरतरफी के ऐलान के बाद यूक्रेन की पूरी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया। यूरोप में जून के आखिरी हफ्ते के दौरान आने वाली सख्त तरीन गर्मी की लहर ने हजारों जानें निगल ली हैं। गर्मी की इस लहर के दौरान सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में 10,650 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें 9,000 से भी ज्यादा अफराद की उम्र 65 साल या उससे भी ज्यादा थी। 22 से 28 जून के दौरान मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में रहा, जिसके बाद फ्रांस, स्पेन, बरतानिया और दीगर ममालिक में दर्जे हरारत ने कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। माहिर ने खबरदार किया है कि अगर आलमी हिद्दत में इजाफा इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुस्तकबिल में इस नौयत की शदीद गर्मी की लहरें और इनसे होने वाली अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। और माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी हीट स्ट्रोक का सबब बन सकती है, जबकि दिल और सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद खुसूसन बुजुर्ग इसके असर से सबसे ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक जून के आखिर में आने वाली यह गैर मामूली यूरोप में गर्मी इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बगैर तकरीबन नामुमकिन थी। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद दुनिया भर में हीट व्यू ज्यादा और ज्यादा शिद्दत के साथ सामने आ रहे हैं। थाईलैंड के तालुकान बैंकॉक में एक पब में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम से कम 29 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि पब के अंदर आग के बुलंद शोले भड़क रहे थे, जबकि मरकजी दरवाजे धुएं के घने बादल से उठ रहे थे। खौफ हिरास के आलम में लोग जान बचाने के लिए इमारत से बाहर निकलते देखे गए, ताहम चंद ही लम्हों में पूरा हॉल धुएं से भर उठा। थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने जायवको का दौरा किया और फिर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा हादसे में 29 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अमवात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 60 से ज्यादा अफराद फिलहाल जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शोहदा कश्मीर को खिराज पेश करने के लिए मज़ार शोहदा जाने वालों को इजाज़त न मिलने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अंग्रेज़ों के खिलाफ कमर बस्ता होकर अपनी जान की कुर्बानियों को पेश करने वालों को आज इस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी जितनी अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और पाबंदियों के खिलाफ बयान दिया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर हिंदू मुसलमानों में फर्क का भी इल्जाम लगाया। मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नज़रअंदाज की गईं। कश्मीर उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट था वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। महाराजा ने अंग्रेजों की पैरामाउंसी को कबूल किया और अगर इसका आप सबूत चाहते हो, यहां 100 मीटर दूर पे जो आज एम्पोरियम है वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो आज जम्मू में वजीर आला की ऑफिशियल रेजिडेंस है वो रेजिडेंसी का मकान होता था। जो जम्मू और श्रीनगर में 2 सड़कें हैं रेजिडेंसी रोड के हवाले से, उन सड़कों के नाम इसलिए रखे गए क्योंकि वो अंग्रेज रेजिडेंट के मकान तक जाके वो सड़कें पहुंचती थीं। तो ये लड़ाई जिसको सिर्फ मजहब के तराजू में तोला जा रहा है, इन शहीदों की शहादत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे और यहां का महाराजा मुसलमान नहीं था। लेकिन ये लड़ाई मजहब की नहीं थी, ये लड़ाई असूलों की लड़ाई थी, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई थी।
और सबसे ज्यादा ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने कहा कि हर मुल्क को अब फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट में खेलने का मौका मिलना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए फीफा वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट के बाद मर्दों के वर्ल्ड कप को अब 64 टीमों तक वसअत देने पर तबादला ख्याल करेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुनक़िद होने वाला 2026 वर्ल्ड कप पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें 48 टीमें मौजूद हैं, जबकि पहले इसमें सिर्फ 32 टीमें थी और मुस्तकबिल में टीमों की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। सदर ने स्विस ब्रॉडकास्ट ब्लू स्पोर्ट को 64 टीमों के टूर्नामेंट के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर जवाब दिया कि वर्ल्ड कप के बाद मुतल्लिका कमेटियों में इस मामले पर यकीनी तौर पर गौर व ख़ौज़ किया जाएगा। योगा गुरु बाबा रामदेव की जानिब से हिंदू कौमियत और यहाँ के शहरियों के डीएनए के मुश्तरका होने के बयान पर मुस्लिम उलमा ने जवाबी बयान दिया। उलमा ने मुस्बत अंदाज में बेहतरीन जवाब दिया और तारीख को मीडिया के रूबरू तफसीली अंदाज में पेश किया। उलमा ने कहा, बाज मौका परस्त और मफाद परस्त ने माजी में तारीख को मिटाने की कोशिश की और इससे इंसानियत और मजहब को शदीद नुकसान पहुँचा। हिंदू राष्ट्र के बनने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, उन्हीं के संस्कारों पर चलने की जरूरत है। तो ये जो बयान है उनका, ये सच्चाई पर मबनी बयान है। ये बात मोहतरम मोहन भागवत साहब भी बहुत पहले से कहते आए हैं और अब हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने भी भारत में आकर के यही बात कही है और उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी डीएनए भारतीय है। तो देखिए, अगर मैं इस्लाम की नजर से बताऊं, सबसे पहले इंसान इस धरती पर जो अल्लाह ने भेजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो नबी भी थे और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया। और इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग आपस हर एक जो है अल्लाह भगवान गॉड इससे डरता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं, ये नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा और कोई भी अगर काम होता है तो उसी संविधान के तहत होएगा कि आप हमसे डरिए नहीं। भाई आज आप डरने की बात करते क्यों हैं? हमसे कहा जाता है कि मतलब हमारे हिंदू भाइयों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। भाई किस तरीके से खतरे में? 80 कह रहे हैं उसके बाद खतरे में? ये सब मजाक की बातें हैं। मैं समझता हूँ असल मुद्दों से जहन को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। देश की जनता खूब समझदार है और सब कुछ समझती है, जैसा कि अभी देश की जनता ने देख लिया जो अयोध्या में कांड हुआ है। जो ट्रस्ट बना था, अब उसी ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्टी नहीं रहा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहने। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। हम सब आदम की औलाद है और हम सब आदमी हैं। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी हैं और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर हैं, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। लिहाजा बहुत अच्छी चीज़ है अगर सारे
आदम के बेटे जितने आदमी हैं सब एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरानी पासदारान इनकलाब के उर्दून, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गई, वज़ारत खारजा का बयान। नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसराइल में बच गया इंतखाबी बिगुल, 38 सालों बाद माह अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक होगी वोटिंग। मुल्क में शेयर बाजार खुलते ही तबाही का मंजर, अमेरिका ईरान जंग से बिखर गए कई बड़े स्टॉक। यूक्रेन में शदीद सियासी बहरान, सदर की जानिब से वजीर आजम को बरतरफ किए जाने के बाद पूरी हुकूमत ने दिया इस्तीफा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर तबाहकुन साबित, एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। और थाईलैंड के बैंकॉक के पब में आतिशज़दगी सानिहा, 29 हलाकतों पर वजीर आजम का इजहार अफसोस, 60 अफराद की हालत हुनूस संगीन। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।